हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस। अब सबसे पहले आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैम क्या ये ऑफिशियल सिलेबस है। तो जी हाँ, इस बार DSSB ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है और आपको इस सिलेबस का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देती हूँ और ये भी बताऊंगी कि क्या क्या कहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है सिलेबस फॉर TGT नेचुरल साइंस मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे फिजिकल एंड नेचुरल साइंस ये जो है आपको यहाँ पे देखना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है इफेक्ट ऑफ करंट, ये है हमारा फिजिक्स का। इफेक्ट ऑफ करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कलर कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम DC एंड AC बोलते हैं, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। अभी आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको 29 नवंबर 2022 में पूछे हुए NVS के क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर जो है डिस्कस करवाया है, और वहाँ पे आप देखेंगे ये जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, जितना अभी मैंने आपको बताया ये सारा यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जो है भले ही DSSB TGT साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जितने भी प्रीवियस ईयर मैं डिस्कस करवा रही हूँ सारे देखने होंगे, क्योंकि आप जाके देख लीजिए, अभी तक 2 वीडियो अपलोड हुए हैं NVS के, तो वहाँ पे इन सारे ही टॉपिक से आप देखेंगे ये पावर डिसिपेशन या फिर ये पोटेंशियल वगैरह रजिस्टर, ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है। तो यहाँ पे मैटर क्या करेगा, मान लीजिए आप NVS को देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो कहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। इस वजह से आप भले ही कोई सा भी प्रिपरेशन करिए, जितना TGT साइंस का मैं आपको प्रीवियस ईयर डिस्कस करवा रही हूँ वो सारे वीडियोस को देखिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे। और अभी आपको NVS के बहुत सारे क्वेश्चन मैं जो है अपलोड करने वाली हूँ उसके सॉल्यूशन, तो आप सारा जो है देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या है, लाइट, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं, जैसे कि आपका फोकल लेंथ वगैरह, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको ही बताना है फंक्शनिंग ऑफ विजन और इसकी ये जो भी डिफेक्ट होते हैं उसकी रेमेडीज क्या क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप देखेंगे लाइट चैप्टर जो है क्लास 10th में दिया गया है, और अगर आप पूरा क्लास 10th जो है अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे बन जाएंगे। और इसके पहले KVS TGT के लिए मैंने आपको जो है प्रिपरेशन करवाया था, तो वहाँ से आप 9th 10th पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स तीनों। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें, ये भी जो है क्लास 10th में मेंशन है। लीडिंग टू डिफरेंट सोर्स फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, वाइंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करनी होंगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोशन, जिसको हम बोलते हैं कि काइनामेटिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मोशन में क्या क्या है आपको यहाँ पे, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के जो लॉज दिए गए हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट,
वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी हम ओवरऑल बात करें, ये जो टॉपिक यहाँ पे दिया है, यहाँ से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब भी आप इस टॉपिक को कवर करेंगे, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ग्राफ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मली जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे और उनको किस तरह से अप्लाई करना होगा ये पता होगा, तो यहाँ से ईजी ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ग्राफ पे ध्यान देना है इस टॉपिक में पक्का। तो क्या है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस बात को जो है ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मेंशन कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि आपको मोशन इन 1D पढ़ना है। मोशन इन 1D, एक होता है मोशन इन 2D, जहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे मेंशन कर दिया कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आप जो है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने की खास आवश्यकता नहीं है, वो आप तब पढ़ सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तब। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया स्ट्रेट लाइन, यानी आपको मोशन इन 1D पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ। देखो ग्राफ यहाँ पे मेंशन भी है, यानी यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा। फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसको हम बोलते हैं UCM, तो यहाँ पे देखेंगे दो कॉन्सेप्ट आता है। एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो मतलब यहाँ पे फोर्स एक्सीलरेशन दोनों की बात होती है। तो इन सब चीज़ों पे आप जो है ज़्यादा फोकस करना। फोर्स एंड मोशन, यहाँ पे आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस बेस पे भी क्वेश्चन मैंने आपको NBS में सॉल्व करवाया है। इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर देखना ही देखना है, चाहे कोई सा भी मैं डिस्कस कराऊँ, सारा देखना। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। आगे देखिए क्या है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के साथ साथ में यहाँ पे क्या मेंशन किया है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, दोनों को एक में मिक्स कर दिया। वैसे देखा जाए तो ये दोनों दो चैप्टर होते हैं। एक होता है मतलब ये WEP अलग होता है, ग्रेविटेशन अलग, लेकिन यहाँ पे ये साथ साथ मेंशन कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, वर्क डन बाय अ फोर्स एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या है फ्लोटेशन। तो देखिए यहाँ पे फ्लोटेशन में क्या क्या आपको पढ़ना है, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, बस इतना ही यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है साउंड। साउंड चैप्टर आपको शायद 9th क्लास में जो है मेंशन है, वहाँ से कर लेना, इजीली ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्या है, नेचर ऑफ सोर्स एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको। देखो NVS में अभी मैंने आपको जब सॉल्व करवाया था तो वहाँ पे इको से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्या होता है, जब भी मतलब इको होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है। मान लीजिए वहाँ पे आपने सॉल्व करा और वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया, हो सकता है उसी फॉर्मूला पे बेस DSSB में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा, आप वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इजीली निकाल लेंगे। तो ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का। आगे देखो क्या है सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर्स, जहाँ पे आपको ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली, यानी जो सुनने से रिलेटेड चीज़ें मेंशन होंगी उसको केवल आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये आपका आ गया केमिस्ट्री रीजन। यहाँ पे आपको गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा एंड BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन ये क्या है आपके स्टेट ऑफ मैटर, तो इन सबको पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इन सबके बीच में क्या क्या फोर्सेस लगती हैं ये पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स इनटू मिक्सचर एंड प्योर सबस्टांसेस, इस मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हेनरी लॉज,
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे आपको मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस। यहाँ पे शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वो लीटर में है, मिलीलीटर में है, किस में है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो क्या है, कोलाइड्स, फेजेज ऑफ कोलाइड्स, उसके बाद टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गेलू-शेक लॉ, आवोगाड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन। जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपका केमिस्ट्री का रीजन है, केमिस्ट्री पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, डाल्टन एटॉमिक थियरी। देखो जो डाल्टन एटॉमिक थियरी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे ना केवल स्टेटमेंट दिया है कि हाँ डाल्टन ने ये बताया कि जो पार्टिकल होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में मेंशन होगी लाइन टू लाइन आपको एकदम याद होना चाहिए वो, क्योंकि जब भी आपको डाल्टन एटॉमिक थियरी से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट वाइज पूछेगा कि बताइए इसमें से कौन सा मतलब डाल्टन एटॉमिक थियरी है या फिर नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो वो किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो न्यूमेरिकल तो यहाँ से बनाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्या कहा था, बस इस बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल्स, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, करेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, आइसोटोप, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछ ही लेते हैं कि कौन सा आइसोटोप की प्रॉपर्टी है, या फिर वहाँ पे कुछ और मतलब घुमा फिरा के किसी भी तरह से पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइसोबार, आइसोटोन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी आपका केमिस्ट्री रीजन है, पोर्शन है। तो क्या है, मेंडली पीरियोडिक लॉ यहाँ पे पढ़ना है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये भी जो है आप नाइन्थ में मेंशन है, तो वहाँ से इसको कवर कर लेना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ना कि किसमें क्या मेंशन है, और इसके बाद ये पढ़ना कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते समय किसका क्या ऑर्डर होता है। जैसे आप देखेंगे साइज का क्या ऑर्डर होता है, यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का क्या ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या ऑर्डर होता है, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लेना, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता। फिर देखिए केमिकल सबस्टांसेस, यहाँ से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ब्रांस्टेड-लोरी थियरी, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, लॉगरिदमिक और पी स्केल पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू, आयनिक इक्विलिब्रिया इन अ सॉल्यूशन। अभी देखो एनबीएस में क्या मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताइए पीकेडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, बस इतना ही पूछ लिया कि इसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह से मतलब जो भी टॉपिक दिए जाते हैं उन्हीं को कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप प्रिपेयर हो जाएंगे एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए क्या है, एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिड एंड बेसिस, सोर्सेस ऑफ एसिड एंड बेसिस, साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट एंड देयर पीएच, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपको फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरह से केमिकल रिएक्शन बनता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन मतलब इसको कैसे बैलेंस करते हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन विथ एग्जांपल। हाँ, यहाँ से आपसे पता कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको चार ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे बताइए इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर आपको मान लीजिए ऊपर कोई सा रिएक्शन दे दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन देंगे, बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से किस तरह से ईजी क्वेश्चन बनते हैं, देख के ही आप बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, अकरेंस ऑफ मेटल इन नेचर, ओर्स एंड मिनरल्स। देखो मेटलर्जी जो है पढ़ लेना अच्छे से, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, कोरोजन पढ़ लेना जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं उसके मेथड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, कार्बन कंपाउंड, सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ से देखो क्या क्या कवर करना है, पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिकुलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अंडरगन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, और आपको यहाँ पे आइसोमेरिज्म, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस करनी होंगी, पढ़नी होंगी। हाइड्रोकार्बन में देखिए क्या क्या पढ़ना है, देयर क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ पे जो है आपको हाइड्रोकार्बन और उसका क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, तो मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें, किसमें सिंगल बॉन्ड है किसमें डबल बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे। और कोल एंड पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो मेनली रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए रिएक्शन दे देगा तो वहाँ पे रिएजेंट पूछ सकते हैं, या फिर रिएजेंट और रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो इस तरह से वो चेंज करते रहते हैं अपने पूछने का स्टाइल। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोजीशन ऑफ कार्बन इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा ये सारी चीज़ें मेंशन हो गई। यहाँ से देखो एल्कोहल, और एल्कोहल में आपको क्या पढ़ना, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी एल्कोहल का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जो भी चीज़ें हैं ये आप जो है क्लास 12th से पढ़ेंगे। इसको आप 9-10 से नहीं, क्लास 12 से, अगर उसमें जो भी है उसके एल्कोहल के बारे में वो तो पढ़ ही लेना, लेकिन उसके अलावा इसका जो प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी है ये दो चीज़ें आप जो है क्लास 12 से कवर कर लेना यहाँ से, क्योंकि मैंने देखा है NBS में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और BPSC में भी मैंने आपको डिस्कस करवाया है, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आप जो है क्लास 12 से भी कर लेना, और बाकी 9-10 में जो भी होगा इसके बारे में वो भी पढ़ लेना। उसके बाद देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कोहल्स, यानी उसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसको भी पढ़ लेना। आइडोफॉर्म टेस्ट, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन लिविंग बींग्स, ये आपको जो है 9th या 10th में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको पढ़ लेना, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल्स। उसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ये भी जो है आप 12th से पढ़ लेना। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे सोप्स, डिटर्जेंट्स, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स एंड कार्बन फाइबर, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे पढ़नी होंगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम आ गए अपने बायो वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर। आप देखेंगे गंगा एक्शन प्लान के बारे में NCERT में मेंशन नहीं है, तो इसको आप जो है गूगल वगैरह से पढ़ लेना, इसके ईयर क्या थे, इसका गोल क्या था इसको लॉन्च करने का, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है हल्का फुल्का वहाँ से इसको पढ़ लेना। नीड्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, क्योंकि इन्वायरमेंट रीजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैन मेड मटेरियल, ये भी आपका कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री पोर्शन है, तो यहाँ पे सिरेमिक्स, सीमेंट, पोर्सिलेन, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप्स, डिटर्जेंट, पॉलीमर्स, फाइबर एंड प्लास्टिक, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। प्लास्टिक में जैसे आप पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी होंगी। उसके बाद देखिए लाइफ प्रोसेस में व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, नीड फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वेरियस स्टेज ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लाइफ प्रोसेस में इन्होंने उस तरह से नहीं लिखा, लेकिन अगर हम देखें तो आपको एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पे पढ़ना चाहिए, तो आप उसको पूरी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। फिर देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स,
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पढ़नी होंगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको एनिमल नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, यानी इसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन्स, ह्यूमन ब्रेन भी बहुत ही मस्त टॉपिक होता है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जहाँ पे आप जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। उसके बाद हाँ देखिए यहाँ पे मेंशन भी है जियोट्रोपिज्म, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दो चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। हार्मोन्स इन एनिमल्स, देखो जो हार्मोन्स वाला टॉपिक होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्मोन से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है जहाँ भी साइंस आती है। तो इसको जो है आप बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना। कहाँ से? क्लास 11th एनिमल फिजियोलॉजी से, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वहाँ से हार्मोन्स के बारे में जितना भी दिया होगा सब कुछ पढ़ लेना, एक भी मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके बारे में भी पढ़ लेना। अगर आप हार्मोन्स चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से ये सारी चीज़ें, ये मतलब ग्लैंड वाला पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे जिसको हम बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप देखेंगे क्लास 12th में ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये दोनों दो चैप्टर हैं। तो वहाँ से इसको जो है पूरी तरह कवर कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे दिया है तो क्वेश्चन पूछेगा ही। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो वहाँ से ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश कर रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। और आप देखेंगे क्लास 9th या 10th में ये हेडिंग ही इस तरह से दिया हुआ है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है। तो वहाँ पे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से इसको कवर कर लेना। मोड्स ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, यानी यहाँ पे आपको जो है कॉन्डोम्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे और इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ब्रेन कैपेसिटी या फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, यहाँ से जो है क्वेश्चन बार बार बनते हैं। और डार्विन थियरी वगैरह से क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो व्हाट इज हेरिडिटी, सबसे पहले ये आप पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पे आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ क्या था असॉर्टमेंट वाला, तो यहाँ से उसको आप कवर करेंगे। हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड, यहाँ पे आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स पढ़ेंगे। होमोलोगस एंड एनालॉगस। अब देखो होमोलोगस एंड एनालॉगस, आपको एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन होंगे होमोलोगस और एनालॉगस के, उसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सिंपली या तो डेफिनेशन से बनेगा कि होमोलोगस या फिर एनालॉगस क्या होते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए इसमें से कौन सा होमोलोगस या फिर एनालॉगस का एग्जाम्पल है। यानी इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ों को आप पढ़ लेना। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ फोसिल्स, फोसिल्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं, ये देखो जो ब्रांच होती है साइंस की जहाँ पे हम फॉसिल का स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। तो आपसे सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सी वह ब्रांच है जहाँ पे फॉसिल्स की स्टडी की जाती है, तो आप क्या बताएंगे, पैलियोंटोलॉजी। और देखो फॉसिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको इवोल्यूशन चैप्टर में मिलेंगी, तो इसके बारे में जो जो चीज़ें मेंशन होगा वहाँ से कवर कर लेना। और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आप सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई में आपसे ना जब आप पढ़ेंगे कॉर्निया हो गया, और जो भी वहाँ पे जितने भी चीज़ें आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में पढ़ेंगे उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। किस
ऑर्गन मतलब आई में जो भी पार्ट है उसका क्या काम है, उसका फंक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके फंक्शन पे मेन फोकस आप जो है अपना रखेंगे। डिफेक्ट ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, जो आई में डिफेक्ट होता है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, तो अगर आप जब वहाँ पे पढ़ेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो ये अपने आप जो है वहाँ पे कवर हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो चाहे आप यहाँ पढ़ो या फिजिक्स में, दोनों जगह पे ये कवर हो जाएगा। और यहाँ पे दियर करेक्शन यानी उसका रेमेडी क्या होगा, तो उसको भी आप जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपको व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिंपल सी बात करें तो सेल के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, देखो तो यहाँ पे आप जो है सेल चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल ही है। यानी आप जो है यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप जो है सेल चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो टिश्यू जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप जो है एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू दोनों ही यहाँ पे पढ़ेंगे। तो क्या है डिफाइन टिश्यू, सबसे पहले आप जो है टिश्यू का डेफिनेशन पढ़ लेंगे, जहाँ पे आपको सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकली, ये सब इंटरकली मेरिस्टेम, ये सब सारी चीज़ें जो है पढ़ लेना। पूरी तरह से एनाटॉमी पर मत पढ़ना, यहाँ पे केवल टिश्यू के बारे में पढ़ना, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और उस जो क्लासीफाई करेंगे जब उसको, जैसे स्केलेटन काइमा, कोलन काइमा, पैरेन काइमा, उसका फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, तो एनिमल टिश्यू में भी आप जो है यहाँ पे सिंपल टिश्यू पर कंपाउंड टिश्यू ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको और उसका फंक्शन क्या है और एग्जाम्पल, यहाँ से सबसे ज़्यादा यही होता है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है और उसका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ इन चीज़ों पे आप जो है मेन फोकस अपना रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं तो उसका बेसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन जो है ऊपर आपका वहाँ पे कवर हो ही जाएगा। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में आप क्या होता है, आप ये पढ़ते हैं ना कि पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यही है हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। और पता है यहाँ पे सिंपली कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से क्लास के बाद क्या आता है, तो क्लास के बाद ऑर्डर आता है, या फिर पूछ लेंगे कि ऑर्डर किनके किनके बीच में आता है, यानी क्लास और फैमिली के बीच में आता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। तो आप ये ऑर्डर जो है याद रखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो इस तरह से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनके बारे में जो है आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर का आप देखेंगे जो रूल्स हैं, 5-6 रूल्स हैं, उस रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर नॉमनक्लेचर से पूछा जाता है तो या फिर उसके रूल से, या फिर सिंपली पूछ लेगा कि बताइए जो बिल्ली है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे हेल्थ एंड इट्स फेल्योर पढ़ना है। डिजीज एंड देयर कॉजेज, डिजीज जो होते हैं और उनके क्या क्या कारण होते हैं, तो आप देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, क्लास 12th में जो चैप्टर है वहाँ से उस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लेना, वहाँ पे बहुत सारे डिजीज वगैरह के बारे में दिया गया है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, उसके बाद इम्यूनाइजेशन, ये इस्म्यू नहीं है, इम्यू है, इम्यू IMM, इम्यूनाइजेशन। तो आप जब है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को कवर करेंगे तो वहाँ पे इम्यूनाइजेशन के बारे में भी डिटेल से अच्छे से दिया हुआ है, तो उस चैप्टर को जब आप कवर करेंगे तो आपका ये पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी होगी। नेक्स्ट देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे आर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेयर के बारे में, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, वाइंड, रेन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, स्मॉग, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब हो गया। तो यहाँ पे इनके लिए जो जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे उनका ईयर क्या था, तो ये यानी यहाँ पे जो जो ईयर्स वगैरह दिए होंगे उन सब चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड इट्स ब्रेक डाउन ओजोन होल्स, कॉज ऑफ ओजोन होल्स फॉर्मेशन, पोलर वॉर्टेक्स, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल्स, तो ये भी जो है आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा, इसको भी पढ़ लेना।
नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन, ऑक्सीजन डिमांड, इसको आप पढ़ेंगे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें जो है पढ़ेंगे। सॉइल पोल्यूशन, वाटर रिसाइकलिंग, स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इट्स कलेक्शन एंड प्रॉपर मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जहाँ पे आपको वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे हमारा ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी यहाँ पे आपको एयर एंड एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। वाटर अ वंडरफुल लिक्विड, ये आप देखेंगे आपको क्लास 8 में, शायद क्लास 7 या 8 में ये पूरा चैप्टर ही है वाटर अ वंडरफुल लिक्विड के नाम से, तो वहाँ से जो है इसको पढ़ लेना। वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बायो केमिकल साइकिल में आपको नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें यहाँ भी मेंशन हैं और यहाँ भी मेंशन है, तो एक जगह पढ़ोगे दूसरी जगह ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको भी यहाँ पे सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि बताइए कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, यहाँ पे सिंपली नाम ही पूछ लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप जो है पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिर से देखो ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज ओजोन लेयर, हाउ डज इट प्रोटेक्ट द अर्थ, व्हाट आर द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, हाउ कैन इट अफेक्ट डे टू डे लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में आपको क्या क्या पढ़ना है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग, उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग, तो ये भी जो है आपको क्लास 12th में ये एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी। और ये जो फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ये क्लास 9th या 10th में जो है आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, तो वहाँ से कवर कर लेना, यानी इसको 9th या 10th से कर लेना, इसको 12th से कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है, बोन एंड कार्टिलेज, देखो बोन एंड कार्टिलेज, अभी मैंने आपको बताया एनिमल टिश्यू, जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसी वाले चैप्टर में बोन और कार्टिलेज के बारे में दिया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन। अब देखो ये टाइप्स ऑफ बोन आप जो है कहाँ से कवर करेंगे, आप क्लास 11th में एनिमल फिजियोलॉजी चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में आपको बोन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बोन, तो उस एनसीईआरटी में जितने भी बोन्स मेंशन है वो सबको पढ़ लेना। उसके बाद देखिए कार्टिलेज, ये आप जो है एनिमल टिश्यू से कवर कर ही लेंगे। और यहाँ पे ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन क्या होता है, बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बोन ग्रोथ एंड रीएब्जॉर्प्शन, बोन ग्रोथ और रीएब्जॉर्प्शन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी, यानी हम सिंपली बात करें तो एनिमल किंगडम जो चैप्टर है क्लास 11th में, वो आपको पूरी तरह पढ़ना होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, जो एनिमल किंगडम है उसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हों, चाहे वो पोरीफेरा हो, सीलेंट्रेटा हो, एनेलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, हेमिकॉर्डेटा हो, कॉर्डेटा हो, कुछ भी हो, उन सब का जितना भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपसे सिंपली जो है करेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे कि बताइए वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका करेक्टरिस्टिक है, या फिर कोइनोसाइट किस में पाए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पे बनेंगे 2 टाइप के। या फिर आपको वैसे तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, केवल फाइलम मेंशन है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से वो बनाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे जब क्लास 11th में तो स्टार्टिंग में कुछ सिमेट्री वगैरह के बारे में बात किया है, तो उसको भी आप पढ़ लेना, रिस्क मत लेना। नेक्स्ट देखिए क्या है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट, यहाँ पे आपको इंटेगुमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। अब देखो ये जो स्केलेटल सिस्टम है, अभी जो मैंने आपको बताया लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो जब आप उसको कवर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, तो उस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लेना, तो आपको बोन वाला पोर्शन और ये स्केलेटल सिस्टम ये दोनों कवर हो जाएगा। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपसे बोला ना एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो क्लास 11th में मेंशन है, लास्ट आप देखेंगे लास्ट में मेंशन है, तो उन दोनों टॉपिक को यानी प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जो एनिमल फिजियोलॉजी है वहाँ पे आपको 6 चैप्टर मिलेंगे, जो प्लांट फिजियोलॉजी है वहाँ पे 5 चैप्टर मिलेंगे, तो उन सबको जो है आप पूरी तरह से डिटेल में पढ़ लेंगे, आपका ये सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो इन सबको जो है आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर देखिए
फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या है, नर्व एंड मसल्स, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्शन, इंडोक्राइन ग्लैंड, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, एक्सटेंशन, माइक्रो इवोल्यूशन। अब आप देखिए ये ऊपर अभी मैंने आपको ये जो बताया, देखो यहाँ पे क्या है, दोनों जगह पे यहाँ भी क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ क्या है डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर हम बोले कार्डियोवैस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी, दोनों सेम ही बात है। या फिर यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है या यहाँ पे, जब आप एनिमल फिजियोलॉजी चैप्टर को पूरी तरह कवर कर लेंगे तो आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक जैसे हम बोले जो हमारी बॉडी है वहाँ पे जब हम फूड लेते हैं माउथ के अंदर में, तो सबसे पहले माउथ रीजन, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद वो हमारा जो फूड है वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो यानी वो जिस ऑर्गन हमारे बॉडी पार्ट के थ्रू जा रहा है वो हमारा सिस्टम हो गया, तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। लेकिन जब हम फूड को ले रहे हैं वहाँ पे कौन से एंजाइम वर्क कर रहे हैं, सबसे पहले वो मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में किस एंजाइम के हेल्प से तोड़ रहे हैं, ये सब हमारा क्या है प्रोसेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, लेकिन जो डाइजेशन वो एक प्रोसेस है। तो जब आप एनिमल फिजियोलॉजी चैप्टर में वो चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, तो वहाँ पे आपको ये, वहाँ पे आपका ये और ये दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। तो आपको इसको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। और ये और ये दोनों चीज़ें भी एक साथ कवर हो जाएंगी, और ये दोनों तो सेम ही है। यानी यहाँ पे आपको हार्ट के बारे में और ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, तो ये सब ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप बात करें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब, तो आप देखेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है क्लास 11th में, उसको पढ़ लेना, वहाँ पे एंजाइम्स वगैरह के बारे में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ से ये आपका कवर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ग्लैंड की, तो मैंने आपको पहले भी बताया, हॉर्मोन्स वाला जहाँ से आप करेंगे वहाँ पे ग्लैंड के बारे में भी सब कुछ डिटेल से दिया हुआ है, तो वहाँ से ये भी आपका कवर हो जाएगा। मतलब ये जो किए हैं ना, एक एक चीज़ों को 2-2, 3-3 जगह दे दिए हैं, तो उससे आपको टेंशन थोड़े ना लेना है, आपका तो काम आसान हो गया। इन्होंने सिलेबस लिखा, आपको लगेगा बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर करेंगे, उसके साथ में 2-3 टॉपिक आपका वहाँ पे कवर हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है, अप्लाइड जूलॉजी। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, एपिडेमोलॉजी ऑफ डिजीज, रिकेट्स एंड स्पाइरोकीट्स, पैरासिटिक प्रोटोजोआ, पैरासिटिक हेलमिन्थीज, या फिर इंसेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी होंगी। उसके बाद इंसेक्ट ऑफ मेडिकल इम्पॉर्टेंस, एनिमल हस्बेंड्री आपको क्लास 12th में मिल जाएगा, या फिर 11th नहीं 12th में है। पोल्ट्री फार्मिंग भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिश टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो है आप डिस्कस, मतलब ये सब चीज़ें कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एक्वाटिक बायोलॉजी, जहाँ पे आपको एक्वाटिक बायोम्स, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ एक्वाटिक रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोलॉजी। तो देखो अभी मैंने आपको बताया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहाँ पे जो है इम्यून सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। देखो ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि उस चैप्टर से कवर हो जाएगा। सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये भी उस चैप्टर से कवर हो जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी, ये भी उस चैप्टर से कवर हो जाएगा। वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम इन हेल्थ एंड डिजीज, वैक्सीन। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहाँ पे आपको ये जो मेंशन है, और अभी ऊपर भी मैंने जो आपको बताया वो, और ये दोनों टॉपिक उस एक चैप्टर से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखो आप देखेंगे क्लास 12th में रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम से एक अलग से चैप्टर है, तो उस पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी है ना, इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं वो आपको पढ़ना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जब आप हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में भी जो है मेंशन किया गया है। तो वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो ये पोर्शन, ये जो है ये आपका वहाँ से कवर, एक सेकेंड, ये जो है आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और रही बात ये इसकी कि फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्शन या फिर फीमेल एनाटॉमी, तो ये जो है आपका
अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल तो वहाँ से भी आपका ये कवर हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पहले वाला चैप्टर जो है वही है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका ये मेल फीमेल एनाटॉमी जो है ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो इसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। इन्होंने एक बार रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी नाम से दिया, एक बार दे दिया कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हैं दोनों चीज़ें सेम, लेकिन दोनों जगह पे दे दिया, पता नहीं क्यों ऐसा किया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये 2 चैप्टर करेंगे तो यहाँ से आपका ये पोर्शन और अभी जो मैंने ऊपर बताया ये दोनों ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, इंसेक्ट एज वेक्टर्स, डिप्टेरेंस। डिप्टेरेंस में जैसे आपके आगे हाउस फ्लाई हो गया, मक्खी हो गया, मॉस्किटो हो गया यानी मच्छर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है डिप्टेरेंस में आते हैं। तो इनके थ्रू किस तरह से ये वेक्टर का काम करते हैं डिजीज़ के लिए, ये आपको पढ़ना है। जैसे आप देखेंगे कि मतलब एनाफिलिस मच्छर हो गया, मलेरिया फैलाता है, या फिर डेंगू हो गया, तो इन सब का जो वेक्टर होता है क्या होता है, एक मच्छर होता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है, डिप्टेरेंस एज डिजीज वेक्टर, यानी किस तरह से हाउस फ्लाई या फिर मॉस्किटो वेक्टर का काम करते हैं। और यहाँ पे फिर सिनोप्टेरा एज डिजीज वेक्टर, हेमिप्टेरा एज डिजीज वेक्टर, ये सारी चीज़ें भी आपको साथ के साथ पढ़नी होंगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और मिलेगा कहाँ पे, सबसे पहले तो ये 6th या 7th क्लास में भी इसके बारे में दिया गया है। तो वहाँ से आप जो है इसको कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, उससे बाहर तो नहीं पूछना चाहिए। इंट्रोडक्शन, फिर बायोलॉजी ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, पेस्ट एंड डिजीज, यानी यहाँ पे इसका किस तरह से उसको मतलब रियरिंग किया जाता है, उसका पालन किया जाता है, उसी को सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सेरीकल्चर के बारे में वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सिलेबस, और जहाँ तक मैंने ये सिलेबस देखा, मैंने ये देखा कि जो फिजिक्स वाला पोर्शन हो गया, जैसे हम अगर इस तरह से देखें, 1 लाइट जो हो गया 2, सोर्स ऑफ एनर्जी 3, मोशन 4, ग्रेविटेशन 5, और वर्क पावर एनर्जी को 6 मान लीजिए, और फ्लोटेशन को 7, साउंड को 8, मतलब 8 चैप्टर कह सकते हैं आपको फिजिक्स में पूछा गया। उसके बाद देखिए मैटर हो गया 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 3, केमिकल सबस्टांस 4, केमिकल रिएक्शन 5, मेटल नॉन मेटल 6, कार्बन कंपाउंड 7 जो है हम कह सकते हैं, 7 नहीं, ये मैन मेड मटेरियल भी आपका आएगा केमिस्ट्री में, तो हो गया 8, यानी 8 चैप्टर हो गए फिजिक्स के, 8 हो गए केमिस्ट्री के। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज 1, लाइफ प्रोसेस 2, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 3, रिप्रोडक्शन 4, हेरिडिटी इवोल्यूशन 5, ह्यूमन आई 6, नेचुरल रिसोर्स 7, टिश्यू 8, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 9, वाई डू वी फॉल इल 10, आर इन्वायरमेंट 11, फिर ये इम्प्रूवमेंट 12, बोन कॉटिलेज 13, एनिमल डाइवर्सिटी 14, कंपैरेटिव एनाटॉमी 15, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 16, अप्लाइड जूलॉजी 17, एक्वाटिक बायोलॉजी 18, इम्यूनोलॉजी 19, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी 20, इंसेक्ट वेक्टर डिजीज 21, सेरीकल्चर 22। यानी अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो DSSB है वो किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग करने वाला है। टोटल आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें से 10 क्वेश्चन आपको पता है वो होंगे आपके पेडागोगी से। उसके बाद जो 90 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको वो PCB केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में जो है डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो टॉपिक हम देख रहे हैं, जैसे कि 8 टॉपिक हो गया फिजिक्स का, 8 हो गया केमिस्ट्री का, बाकी 22 हो गए बायोलॉजी के। देखो इसका दुगना नहीं है, इससे मतलब तिगुना कह सकते हैं, ट्रिपल जो है इसका हो गया बायोलॉजी का पोर्शन। यानी इस सिलेबस को देख के, वैसे हमें पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन इस सिलेबस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी रीजन से पूछा जाएगा। अब आप ये नहीं करेंगे कि सब कुछ छोड़ के बायोलॉजी पढ़ने पे जुट जाओ, ऐसी गलती मत करना। आप जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे पहले 9-10 से कवर कर लेना अच्छे से, 9-10 से अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री को कवर कर लेना है। और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को 9-10 से तो करोगे ही, उसके अलावा 11th 12th से जो टॉपिक मैंने आपको अभी बताए हैं सारे के सारे आप जो है कवर करेंगे। कहाँ से? 11th 12th से। 9, 10th, 11, 12 सारा जो है आपको करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री 9, 10 से जो है कर लेना। बाकी बायोलॉजी क्लास 12th कहाँ से कवर करना है, एक वीडियो मैंने आपको थोड़ा मतलब काफ़ी समय पहले बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज
तो उस वीडियो को देखना, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया था। वहाँ खैर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री सबके बारे में बताया था। आप इन दोनों को छोड़ के बायोलॉजी के बारे में केवल बायोलॉजी वाला पोर्शन देख लेना कि वहाँ से मतलब कवर कर लेना इसको। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको इसका लिंक, ये जो सिलेबस है इसका लिंक या पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, वहाँ से भी आप इसको पढ़ लेना। सबसे पहले आप इसका एक प्रिंट आउट ले लेना और उसके बाद जो है अपने सिलेबस को कवर करते जाना, टिक करते जाना कि हाँ ये हमारा कवर हो गया, ये हो गया। एक प्लान बना लेना कि इतने दिन में इसको हमें कवर करना है। देखो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है मैंने आपको केवीएस टीजीटी के लिए पढ़ाया था, अगर आपको सही लगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जितने भी टिप्स ट्रिप्स सब कुछ बताया था। हाँ बस ये था, बहुत ज़्यादा आपको पता है मैं इसी तरह से पढ़ाती हूँ, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो कंटेंट तो बहुत अच्छा है आपका, वहाँ से 9th 10th पूरी तरह से कवर हो जाएगा, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों। लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो पढ़ लेना, अदरवाइज कहीं और से अच्छा लगे तो वहाँ से पढ़ लेना। बाकी पढ़ लेना, सारा सिलेबस कवर कर लेना। जो सिलेबस को देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से इक्वल क्वेश्चन होंगे, बाकी बायोलॉजी पोर्शन से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, अपना फीडबैक देना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।